Hello friends, hope all of you are well. Actually, today we are going to discuss P block elements, lecture number 3. First lecture was just introduction of P block elements, in that what is P block elements, what are the physical and chemical trends of P block elements. In lecture number 2 especially I discussed about group number 13, boron family, boron, aluminum, gallium, indium, thallium and neonium. And after then we have discussed about the boron compounds, the important compounds of boron as orthoboric acid, borax and diboron. I hope that some of you are having doubts in that, sir. Actually it was not too related to NCERT. Whatever I taught in lecture number 2, that was little bit slightly different from NCERT. That was the easiest method to remember, as I had taught you in the lecture number 2, that how to understand about the boron compound. कहने का सीधा सीधी मतलब है, जब भी आप कोई भी चीज का प्रिपरेशन करते हो तो वो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं भी दी हुई है, बहुत सारी चीजें दी भी हुई है, लेकिन उसको अगर आप एक नोट्स की तरह बनाते हो, देन द थिंग्स व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर नंबर 2, दैट वाज द परफेक्ट वे. बाकी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज आप लोगों को नहीं समझ में आया. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, जो भी बोरेक्स के कंपाउंड थे, क्या आप लोगों को ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर बोरेक्स या फिर डाइबोरिन, इसके फिजिकल और मतलब सॉरी प्रॉपर्टीज के बारे में जो मैंने बताया वो समझ में नहीं आया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टली एनसीईआरटी. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देता हूं सेकेंड लेक्चर का, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, important compounds of boron. ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरन, जिसमें दूसरे टॉपिक में आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ बोरन क्या है, और उसके बाद ग्रुप नंबर 14 की तरफ हम लोग चलेंगे. अभी फिलहाल हम लोगों को इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरन के जो एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी चलेंगे, राइट. तो सबसे पहला बोरन का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स था जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो है बोरेक्स. क्या है? बोरेक्स. बोरेक्स है क्या? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दिस बोरेक्स? बोरेक्स इज अ कंपाउंड ऑफ बोरन व्हिच इज जनरली, अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होगा. क्या होगा? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, जो एक सॉलिड फॉर्म में, मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इन द सेंस ऑफ सॉलिड फॉर्म का पाउडर है. ये मत सोचना एमॉर्फस. तो यहाँ पर इसीलिए मैं थोड़ा क्लियरली कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से एनसीईआरटी में आप लोगों का दिया हुआ है कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसका केमिकल फॉर्मूला अगर आप बात करें तो Na2B4O7 into 10H2, ये बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम टेट्राबोरेट. क्या बोलते हैं इसको? सोडियम टेट्राबोरेट, राइट. तो अगर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कि अगर इसमें जो 4 यूनिट्स हैं वाटर के, अगर इसको आप अलग वे में लिखना चाहें, अगर मतलब इसके न्यूक्लियर यूनिट्स को रूप में लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B4O5 into OH4. आप बोलोगे सर ये क्या आपने लिख दिया है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दिस सर? इट इज अ टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स. ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स है. अगर जब भी हम किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स के रूप में अगर कोई भी कंपाउंड को हमें ब्रेक डाउन करना है तो वो कैटायन और एनायन के रूप में टूटेगा. तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स के रूप में हमने फॉर्मेशन किया है जो Na2B4O7 into 10H2O. In fact it contains the tetranuclear units and correct formula, अगर इसको करेक्टली तुम Na2B4O7 into 10H2O को अगर तुम सही में लिखना चाहते हो तो ये बिल्कुल इसी तरह लिखाएगा. बस आगे में क्या करना है? यहाँ पर Na2 कर देना है और यहाँ पर 8H2O कर देना है. और बोलोगे सर ये क्या है? बस अगर सही वे में अगर तुम लिखना चाहते हो, मतलब होता है ना, कितनी बार मैंने तुम लोगों को समझाया भी था कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर हमें लिखना है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ऐसे लिखते हैं ना. लेकिन अगर लिखने के लिए देखा जाए तो CaOCl यहाँ पे होगा और Cl यहाँ पे होगा. उसी तरह से अगर करेक्ट वे में हम लोग यहाँ पर सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि बोरेक्स को अगर लिखना चाहें तो ये जो है हमारा करेक्ट फॉर्म है सोडियम बोरेट को लिखने का, राइट. तो अब तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बनता कैसे, राइट. अब सबसे पहले तो तुम लोगों ने देखा कि जो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 into 10H2, तो तुमको पता है कि ये Na2B4O7 में वाटर डिसॉल्व किया होगा, राइट.
तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड से बनता है। ऑर्थोबोरिक एसिड में अगर तुम बेस अल्कली मिलाओगे तो ये सीधा सीधी तुम्हारा सोडियम बोरेट और वाटर मिलेगा। मतलब अगर उल्टा कर दो, यहाँ पर सोडियम बोरेट ले लो Na2B4O7 ले लो, और इसमें अगर तुम वाटर मॉलिक्यूल्स 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करोगे तो तुम्हें पता है कि क्या बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, राइट। 4 बोरन है तो 4 बोरन डाल दीजिए, 2 सोडियम है 2 सोडियम डाल दीजिए। देख लीजिए अगर आपका इक्वेशन नहीं मैच कर रहा है तो बताइए, राइट। समझ में आया आप लोगों को? अगर आप दिमाग में अगर लग रहा होगा कि सर ये जो आपने किया Na2B4O7 × 7H2O, तो ये तो यहाँ पर हमारा 10H2O है, तो सबसे पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ Na2B4O7 × 10H2O को अगर तुम हीट करोगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, वाटर इवापोरेशन हो जाएगा। पता है तुमको, वाटर इवापोरेट जैसे होगा तो ये क्या बन जाएगा, Na2B4O7 हो जाएगा, Na2B4O7 सीधा सीधी ये बन जाएगा, राइट। ये Na2B4O7। अब तुम बोलोगे सर ये हीट करने से, डेफिनेटली किसी भी चीज में से अगर तुम हीट करते हो तो पानी तो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओ, डेफिनेटली निकलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा सर इस कंपाउंड का फिर नाम, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट। अब बोलोगे कि सर इसको भी हीट करें, यस व्हाई नॉट। अगर इसको हीट करोगे तो तुम्हें बोरिक एनहाइड्राइड मिलेगा। मतलब वापस अगर तुम इसको हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ये तुम्हें Na2B4O7 तुम्हारा कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, NaBO2 और प्लस B2O3, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो तुम्हारा टोटल 4 है बोरन, तो 2 आगे में डाल दो, हो गया तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरह से इनका वाटर को हम लोग हटा सकते हैं। जैसे आप बोरेक्स को हीट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर लूज होगा, राइट। और वाटर लूज होकर के क्या हो जाएगा, swells up on further heating it turns into the transparent liquid which solidifies into the glass like material known as bead। इसको हम लोग बीड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन को हमेशा दिमाग में रखना। और अगर एनसीईआरटी में तुम्हारा इसके अलावा भी कुछ दिया है तो नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो। The metabolates of many transition metals have characteristics, colors, and therefore borax bead test can be used to identify them in the laboratory. For example, when borax is heated in a Bunsen burner flame with cobalt oxide on a loop of platinum wire, a blue color bead is formed, that is cobalt borate, COBO2 halt twice, CO2BO2 halt twice। ये एक आपको ब्लू कलर का, कभी तुम लोग अगर केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे तो प्लैटिनम वायर से बोरेक्स बीड का टेस्ट का जो फ्लेम देखोगे ना, तो वो निकलेगा, दैट इज दिस कोबाल्ट बोरेट। तो ये था तुम्हारा बोरेक्स के बारे में। अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड लेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, तो ये अगर तुम लोगों को यहाँ तक समझने में अगर कोई दिक्कत है तो बताना। दूसरा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, तो वापस तुम बोलोगे कि सर अब तो बहुत इजी है ऑर्थोबोरिक एसिड, जैसे आपने पिछले वीडियो में बताया भी था। ऑर्थोबोरिक एसिड को सेम सोडियम बोरेट को अगर हम किसी भी एसिड के साथ, हाँ उसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बताया था, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी दूसरा कंपाउंड है हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला ऑर्थोबोरिक एसिड का, H3BO3, राइट। ऑर्थोबोरिक एसिड राइट। अब ये ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे बनेगा, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो ऑर्थोबोरिक एसिड भी एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसको लेकिन टच करोगे तो एकदम साबुन की तरह सोपी टच होगा, और वाटर में ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और अगर गर्म पानी में डाल दोगे तो बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल, जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। अगर तुम इसको एसिडिक सॉल्यूशंस में डालते हो, मतलब बोरेक्स को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनेगा पता है, वही H3BO3 को किस तरह से कन्वर्ट किया है तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट में बता देता हूं। फ्रॉम बोरेक्स, सबसे पहले किससे बनेगा, फ्रॉम बोरेक्स, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था। लेकिन अगर तुम लोगों को डाउट रहेगा, इसीलिए मैं डाउट इस बार इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में Na2B4O7 बोरेक्स को अगर तुम किस में डालोगे,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस वाटर का सॉल्यूशन। क्या बनेगा तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? सोडियम क्लोराइड और ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे बनेगा पता है? BOH होल थ्राइस। अब बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया? ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला तो होता है H3BO3, राइट? तो दिमाग अगर होगा तो डेफिनेटली OH होल थ्राइस है, मतलब O3H3, आगे में डाल दो H3 और O3 पीछे में, तो H3BO3। हाँ, रिएक्शन को अगर तुम्हें बैलेंस करना है यहाँ पे 2 NaCl डाल दो, बोरन 4 है यहाँ पे 4 डाल दो, राइट? अब देख लो क्या रिएक्शन बैलेंस है। अगर अनबैलेंस है तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 क्लोरीन भी डाल, राइट? रिएक्शन बैलेंस। अब तुम्हें कोई पूछेगा कि सर इसका जो आपने हाइड्रोलाइसिस किया, ये रिएक्शन एसिड के साथ किया और आपको ये ऑर्थोबोरिक एसिड तो मिल गया, लेकिन अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपको पता है सर कि मतलब अगर एसिड के साथ अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो बोरन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो तो हैलाइड्स और हाइड्राइड्स के रूप में निकल जाएंगे, राइट? यू आर नॉट रॉन्ग। अगर तुम बात करो BO3 यूनिट का तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तरह होता है, और बोरिक एसिड जो है बहुत ही वीक मोनोबेसिक एसिड है, बिकॉज इट डज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज अ लिविस एसिड। लेकिन इसमें एक क्षमता होती है, अगर तुम बोलोगे मुझे कि सर यहाँ पर अगर बोरिक एसिड को हम पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? बेरिलेट आयन बनेगा। क्या बनेगा? बेरिलेट आयन। मतलब अगर मैं वो बात करूं BOH होल थ्राइस, ठीक है, और अगर तुम इसको H2O में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा पता है? ये BO3 जो है, BOH होल थ्राइस जो है तुम्हारा BOH होल 4 माइनस, मतलब बेरिलेट बोरन का जो है, जैसे बेरिलियम बनाता था उसी तरह से यहाँ पर बोरोनेट आयन हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन होगा, राइट? हाँ, रिएक्शन बोलोगे कि सर रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, तो रिएक्शन बैलेंस तुम इजीली कर सकते हो अगर दिमाग होगा, खाली 2 यहाँ पे लगाओ, राइट? तो इस विधि से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने क्या किया है, बोरिक एसिड को कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है कि अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को 370 या उससे ज्यादा डिग्री पर हीट करते हैं तो HbO2 के फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, और HbO2 जो है B2O3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? नो डाउट। अगर तुम हमेशा याद रखना, तुमको दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर होता क्या है? होता क्या? देखो, जैसे H3BO3 बोरिक एसिड, अगर बोरिक एसिड को तुम गर्म करोगे तो वाटर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? H2 और O बाहर निकाल दो, क्या बच गया? HbO2। बचा या नहीं बचा? बोलो, बचा या नहीं बना? और अगर तुम वापस इसको गर्म करोगे तो भाई साहब जितने भी पानी थे वो सब पानी बाहर निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए तो ये वापस आपका क्या बन जाएगा? वाटर बाहर निकलेगा और तुम्हारा जो है B2O3 का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया बच्चों? हाँ, रिएक्शन अनबैलेंस है, तुम बैलेंस खुद कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये H3BO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट? H3BO3। तो सबसे पहले मैंने तुमको बताया है कि दिमाग अगर हो तो तुम लोगों के पास इजीली बन सकता है, ना हो तो कोई बात ही नहीं। ये एक बेरिलियम टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब BOH का होल थ्राइस कैसे बनाओगे? अगर BOH होल थ्राइस का स्ट्रक्चर बनाना है तो बोरन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो ये BOH होल थ्राइस का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर तुम इसको वापस जितने भी बोरिक एसिड है H3BO3, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर, लेकिन जब भी ये एग्जिस्ट करेगा तो ये कंपाउंड, मतलब एक बोरिक एसिड का जो तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये डॉटेड लाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब तुम्हारे दिमाग में फिर से वापस क्वेश्चन आता होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हें जब भी बनाओगे तो तुम्हें ये शो करना पड़ेगा कि H3BO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मतलब वापस अगर तुम करो तो यहां पर बोरन डाल दो बच्चों, राइट? और फिर वापस जो है तुम यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर वापस ऑक्सीजन हाइड्रोजन। समझ रहे हो? तो दिमाग में फिर वापस एक और हाइड्रोजन, मतलब BOH होल थ्राइस डालोगे तो वापस जो है यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन।
अब तुम्हारे दिमाग में बोलोगे कि सर ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं तुम लोगों को समझाना चाहूँ तो तुम एक ही चीज समझोगे कि सर हियर इट इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हियर सीधा सीधी दिमाग में याद रख लेना कि अगर यहाँ पर बोरन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक डॉट 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, वापस एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब ये बेंजीन टाइप है। इसी तरह से 3-4 मॉलिक्यूल, कम से कम जो है कितने बोरन आना चाहिए पता है तुमको? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरन को तुम स्ट्रक्चर में देख लेना, एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। उसके बाद है प्रॉब्लम 11.4, व्हाई इज बोरिक एसिड कंसीडर्ड एज अ वीक एसिड। यहाँ पर बोरिक एसिड का एक क्वेश्चन भी है कि व्हाई इज बोरिक एसिड कंसीडर्ड एज अ वीक एसिड। तो तुम शायद अगर जानते हो कि जस्ट मैंने बताया था कि प्रोटोनोइक जो तुरंत जो है हाइड्रोजन ये रिलीज नहीं करता है, बिकॉज इट डज नॉट एबल टू रिलीज हाइड्रोजन आयन on its own. It receive OH minus ion from the water molecule to complete its octet and it turn into H plus ion। जैसे तुमने देखा यहाँ पर कि ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है कि H2O में से ये OH माइनस आयन को ले लेगा और ये इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो ये इजीली H प्लस आयन को नहीं डिसोसिएट कर पाता, जिस कारण से क्या है, बोरिक एसिड एक वीक एसिड। तो ये था तुम्हारा बोरिक एसिड के बारे में। उसके बाद डाइबोरेन्स। चलो फटाफट ये तीनों जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो में समझ लेना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डाइबोरिन, बोलोगे सर ये क्या है? B2H6 इनऑर्गेनिक इथेन। याद रखिएगा बच्चों, इसको इनऑर्गेनिक इथेन भी कहा है। ये एक सिंपल बोरन हाइड्राइड है जिसको डाइबोरेन के नाम से जाना जाता है। अगर तुम्हें यह बनाना है तो बोरन ट्राइफ्लोराइड को रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अगर तुम डाइइथाइल ईथर में डुबाओगे तो B2H6 का फॉर्मेशन होगा। मतलब अगर बोरन ट्राइफ्लोराइड, सीधा सीधी समझ जाओ, बोरन ट्राइफ्लोराइड प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अगर तुम डाइइथाइल ईथर में डुबाओगे तो तुम्हारा B2H6 प्लस, अब तुम बोलोगे कि सर AlF3 तो बनेगा ही, डेफिनेटली बनेगा, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। इसके साथ ये लिथियम फ्लोराइड भी बनेगा, लिथियम फ्लोराइड प्लस AlF3। अब रिएक्शन बैलेंस करना तुम्हारा काम है, इजीली से तुम रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये लेबोरेटरी मेथड से प्रिपेयर होता है? यस, अ कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ, किसके साथ पता है? आयोडीन के साथ। अब जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सोडियम बोरन हाइड्राइड को अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे, NaBH4 को I2 के साथ बनाओगे, NaBH4 सोडियम बोरन हाइड्राइड को आयोडीन के साथ रिएक्शन करोगे, ये भी तुमको B2H6 देगा और सोडियम आयोडाइड क्या देगा? सोडियम आयोडाइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, सोडियम आयोडाइड प्लस H2, NaI प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करना तुम्हारा काम है, राइट। अब यहाँ पर डाइबोरेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द रिएक्शन ऑफ बोरन ट्राइफ्लोराइड विद सोडियम हाइड्राइड। बोरन ट्राइफ्लोराइड को अगर सोडियम हाइड्राइड के साथ तुम रिएक्शन करोगे, कितना डिग्री सेल्सियस? 450 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। तो बोरन ट्राइफ्लोराइड को अगर हम सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ? सोडियम हाइड्राइड, कितना? 450 केल्विन, क्या बनाएगा? डाइबोरेन प्लस सोडियम फ्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस करना तुम्हारा। डाइबोरेन पूछेगा कैसा होता है, तो डाइबोरेन इज अ कलरलेस गैस, बहुत ही ज्यादा जहरीला गैस होता है, टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक गैस। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 180 केल्विन। और अगर तुम कहीं जैसे सिलेंडर में क्या होता है, कहीं भी माचिस को जलाया तो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, उसी तरह से ये डाइबोरेन कैचेस फायर very easily, it is very spontaneously upon the exposure to air, it burns in oxygen releasing an enormous amount of energy। अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना
तो जैसे लगभग अगर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा, तो बोरन ट्राई B2H6 डाइबोरेन जिसको हम लोग बोलते हैं, डाइबोरेन को अगर तुम जलाओगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो B2O3 प्लस H2O बनेगा और इसके साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या हाई अमाउंट ऑफ, पूछिए कितना सर, ये जो कंबशन एनर्जी होगा माइनस 1976 किलो जूल, डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड माइनस 1900 कितना बोला था मैंने, 1976 किलो जूल पर मोल। याद रखना बच्चों, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा। ये तो समझते होंगे एंथैल्पी कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबशन। तो ये था हमारा डाइबोरेन के बारे में। हाँ, इसके बारे में और थोड़ा दिया हुआ है कि अगर तुम डाइबोरेन को पानी में मिलाओगे तो वही BOH3 मतलब बोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। Most of the higher boranes are also spontaneously flammable in air. Boranes are readily hydrolyzed by water to give boric acid. B2H6 को वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, याद रखना बच्चों, B2H6 को अगर तुम पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, H3BO3। लिखोगे कैसे H3BO3 को, BOH होल थ्राइड, बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन, यस, बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये एसिडिक है या बेसिक है, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स आर आल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर। तो यहाँ पर डाइबोरेन अंडरगोस क्लीवेज रिएक्शन विद लीविस बेस। अगर क्लीवेज रिएक्शन जानते हो तुम कि नहीं जानते हो, क्लीवेज रिएक्शन कहने का मतलब हो गया नाइट्रोजन के अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन को हटाकर तीनों मिथाइल ग्रुप डाल दो, B2H6 को अगर तुम नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को हटा करके CH3 मिथाइल ग्रुप डाल दोगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा B2H6 इंटू NMe3, ये जो कंपाउंड है क्लीवेज रिएक्शंस के थ्रू बनेगा BH3 इंटू BH3 कॉम्प्लेक्स टाइप का बनेगा इंटू NCH3 होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तीनों हाइड्रोजन को हटा करके अमोनिया में से क्या हमने डाल दिया था, मिथाइल ग्रुप। ये क्लीवेज रिएक्शन इसमें होता है। अगर तुम्हें दिमाग थोड़ा भी सीधा सीधी समझो, अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है B2H6 को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हम करते हैं CO के साथ तो वापस ये B2, हाँ यहाँ पर B2H6 तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये डाइबोरेन है, यहाँ पर क्या बना, बिल्कुल घबराने के बाद 2BH3 कर सकते हैं हम लोग, तो BH3 इंटू CO, यहाँ पर 2BH3, वहां पे खाली रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए जो तुम लोगों को आता है। अगर अमोनिया के साथ डाइबोरेन को रिएक्शन करोगे तो B2H6 इंटू 2NH3 बनेगा, BH2NH3 होल ट्वाइस का नाम सुना होगा, BH4 माइनस का नाम सुना होगा जिसको बोराजीन कहते हैं, B3N3H6 ये एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है, B3N3H6 याद रख लेना बच्चों, B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब बोलोगे कि सर प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इनऑर्गेनिक बेंजीन। दिमाग में आया होगा तुम्हारे, तुरंत आएगा दिमाग में, क्यों नहीं आएगा, आना भी चाहिए। 3 बोरन 3 नाइट्रोजन, जैसे हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से 3 बोरन ले लेना है, 6 कार्बन के बदले 3 बोरन, ऊपर मतलब ऑर्थोमेटा एंड पैरा और ऊपर में भी ऑर्थोमेटा और ऊपर वाला पोजीशन नाइट्रोजन को लेकर के ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन, राइट। अब डाइबोरेन का तुम बोलोगे कि सर प्लीज स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी ड्रॉ है, अगर तुम लोगों को नहीं आता है तो डेफिनेटली आई विल ड्रॉ। ये ब्रिज स्ट्रक्चर है जिसमें तुमको दिखाना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है या नहीं होता है। ये ब्रिज स्ट्रक्चर है बच्चों, BH3 समझ में आया? देख लीजिए BH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वापस यहाँ पर BH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड का नाम क्या होगा पता है आपको, टाउ बॉन्ड। ये बनाना बॉन्ड या टाउ बॉन्ड इसको कहा जाता है, याद रखें, ऐसे डिनोट कहते हैं टाउ बॉन्ड। तो ये इसको भी इनऑर्गेनिक इथेन कहा जाता है, याद रख लेना। B2H6 इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक इथेन। जैसे वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो जैसे C2H6 को ऑर्गेनिक इथेन कहते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक इथेन है B2H6, राइट।
और इसके जो ब्रिज स्ट्रक्चर है देख लीजिए, जैसे मैंने बताया भी आपको, यहाँ पे बस एक ही चीज याद रखना है कि दोनों बोरन के बीच में जो सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स है ये बोरन टाई बॉन्ड या बोरोहाइड्राइड्स आप कह सकते हैं। बोरन also form a series of hydroborates. The most important one is the tetrahedral BH4 minus ion. Tetrahydroborane of the several metals are known as lithium and sodium tetrahydroborates, which is also known as borohydrides, which is prepared by the reaction of metal hydrides with B2H6 in the presence of diethyl ether. यही था लिथियम बोरॉन हाइड्रेट, सोडियम बोरॉन हाइड्रेट, ये दोनों को अगर रेड्यूसिंग एजेंट में, स्पेशली ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब हम लोग करते हैं तो रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। अब जो है आपका जो सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इतना तो पहले भी वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो में क्या नया है। इस वीडियो में स्टार्ट होगा यूजेस ऑफ बोरन एंड एल्युमिनियम एंड द अदर कंपाउंड्स, कि बोरन और एल्युमिनियम का क्या यूजेस है, उनके जो कंपाउंड्स है उनका क्या यूजेस है, राइट। दिमाग में आपको हर बार क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर आती है तो अच्छी बात है आपके दिमाग में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर इस तरह कैसे मतलब हम लोग इनके आंसर्स को ढूंढेंगे। जैसे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट सिखाता हूँ वो भी नहीं समझ में आता है, वीडियोस को 2 बार 4 बार देखिए डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं आ रहा है मतलब समझिए कि आपके अभी फिलहाल आपको पढ़ने का मूड है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन अगर आप समझना जानते हैं तो डेफिनेटली समझ जाइएगा, क्योंकि ये दोनों लेक्चर्स अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ये सब के सब प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पता होगा कि लगभग पिछला जो वीडियो था वो भी 50 मिनट का वीडियो था, अभी भी आपका लगभग आधा घंटा 25-26 मिनट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्युमिनियम एंड देयर अदर कंपाउंड्स। यूजेस ऑफ बोरॉन, पहले बोरॉन के यूजेस, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद अलग कंपाउंड्स। बोरॉन एक बहुत ही हार्ड सॉलिड सब्सटेंस है, इसका वेस्ट बनाया जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट। जैसे आप लोग जानते होंगे मैदान में जो सोल्जर्स लड़ने के लिए जाते हैं तो उन लोगों का बुलेट प्रूफ जैकेट्स होता है, तो कभी आपने सोचा कि वो जैकेट किस चीज से बनता होगा? दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि मतलब बुलेट को भी ये रोक लेता है, ऐसा जैकेट है कि इस तरह से बुलेट प्रूफ कार आते हैं, पता है आपको बुलेट प्रूफ कार्स। तो अपने दिमाग में लगना चाहिए ना कि भाई ये कौन सा ऐसा चीज है जो बुलेट को भी मतलब पास नहीं होने देता है। तो बोरॉन इज अ वेरी एक्सट्रीमली हार्ड फैक्टरी सॉलिड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। बोरॉन फाइबर इज यूज्ड इन द बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड लाइट कंपोजिटिंग मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहला इसका कहां पे यूज होता है बताइए? अभी जस्ट मैंने बताया इट इज यूज्ड एज अ बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ वेस्ट के रूप में। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका एयरक्राफ्ट में भी जो उसके कंपोजिटिंग मटेरियल्स होते हैं इट इज आल्सो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के जो मटेरियल्स होते हैं उसमें भी बोरॉन का यूज किया जाता है। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स होते हैं B10 एंड B11। जो B10 वाला आइसोटोप है वो बहुत ही हाईली उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितने भी मेटल बोराइड्स होते हैं वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, कि जितना भी उनका शील्ड होगा, प्रोटेक्टिव शील्ड्स एंड कंट्रोलिंग द रोड्स, उसमें इसका यूजेस होता है। द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेसिस्ट ग्लासेस। याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेसिस्ट ग्लासेस। ये मैन्युफैक्चरिंग इन रेसिस्ट ग्लासेस के रूप में यूज होते हैं। अगर दूसरी बात बताऊं मैं, पायरेक्स का नाम अगर तुम लोगों ने सुना होगा, PYREX, वही ग्लास को बनाने में बोरॉन का यूज होता है। ग्लास वुल एंड फाइबर ग्लासेस। बोरेक्स इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्लक्स फॉर शोल्डरिंग मेटल्स, जैसे मेटल को शोल्ड किया जाता है। अगर साइंस फेयर में कभी गए हो तो शोल्डिंग तो जानते होंगे ना, मेटल्स को अगर जैसे वेल्डिंग होता है उसी तरह एक शोल्डिंग होता है जो मोबाइल्स में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में शोल्ड किया जाता है। तो शोल्डिंग पार्ट्स में भी अगर किसी भी मेटल को आप शोल्ड कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लक्स के रूप में जो यूज होता है दैट इज बोरेक्स ओनली। वो जो मतलब हम लोग थोड़ा वो क्रीम टाइप का लगाते हैं ना शोल्डरिंग में, वही बोरेक्स है, कुछ और नहीं। एंड इफ आई टॉक अबाउट, अगर कहीं भी तुम्हारा स्क्रैच हो गया, जो स्टेन रेसिस्ट ग्लेज्ड कोटिंग है, वहां पर भी तुम इसको यूज कर सकते हो।
टू अर्थनवेयर एंड एज अ कंस्टिट्यूएंट मेडिसिनल सोप के रूप में भी इसका यूज होता है। अगर मैं बात करूं, इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड विच इज जनरली यूज्ड एज अ मिल्ट एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज होता है। अल्युमिनियम जो जानते हो तुम लोग, सबके सब जानते हो, अल्युमिनियम इज अ वेरी ब्रिटल सिल्वरी व्हाइट मेटल विद अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट हैज अ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। On a weight to weight basis, the electrical conductivity of aluminum is twice that of copper. Aluminum is used extensively and industrially in everyday life. It forms alloys with copper, manganese, magnesium, silicon and zinc. Aluminum and its alloys can be given shape of pipe, tubes, rod, wire, plates, foils. Therefore, the kind used for packing utensils, making constructions, aeroplane and transportation industry, and the uses of aluminum and its compounds for domestic purposes is now reduced considerably because of their toxic nature. याद रखना बच्चों, ये तो बोरेन का था। अब अल्युमिनियम में तो जैसे कि मैंने बताया, अल्युमिनियम के बर्तन तो है ही, लेकिन अल्युमिनियम टॉक्सिक इन नेचर होता है, तो बहुत कम बर्तन अब बनने लगा है अल्युमिनियम का। देखना, पहले तो लगभग अगर तुम 19th या 20th सेंचुरी की बात करो, जो भी 20वीं शताब्दी के इंसान हैं उनसे पूछ लेना, अगर तुम्हारा जन्म 2000 के बाद हुआ है तो तुम लोग 21st सेंचुरी के हो। 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ है उन लोगों को पूछना, उनके घर में 90% बर्तन एल्युमिनियम के होते थे। एल्युमिनियम से भी टॉक्सिक निकलता है, जहर निकलता है। तो अभी जो है एल्युमिनियम का यूजेस लगभग ना, अब देखना सब कुछ जो आ रहा है ना जनरली, अब देखना स्टील के आ रहे हैं। इवन हॉकिंस के प्रेशर कुकर भी अब स्टील के बने आ रहे हैं। एल्युमिनियम का अब बहुत सारे मेटलॉइड्स जो जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इन सब के साथ मिलकर के इसका यूजेस होता है। तो ये था हमारा ग्रुप नंबर 13 का कंप्लीट नॉलेज। याद रखना, पूरे ग्रुप नंबर 13 में हमने क्या सब पढ़ा? ग्रुप नंबर 13 में हमने पढ़ा बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, जिसमें से बोरन का एक एनोमलस बिहेवियर है। एल्युमिनियम और बोरन ये दोनों कोवेलेंट नेचर, थोड़ा गैलियम भी कोवेलेंट नेचर शो करता है। इंडियम और थैलियम में प्योर आयनिक नेचर शो करेंगे। तो जितने भी कंपाउंड्स तुमने बोरन या एल्युमिनियम के पढ़े हैं या एल्युमिनियम का यूजेस पढ़ा है, बस इतना ही लेवल स्टैंडर्ड में आने वाला है ग्रुप नंबर 13 में। अब ग्रुप नंबर 14 आ जाओ। ग्रुप नंबर 14 किसको कहोगे? सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ग्रुप नंबर 14? ग्रुप नंबर 14 का दूसरा नाम है कार्बन फैमिली। कार्बन का खानदान जो है वो ग्रुप नंबर 14 है। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, और एक और एलिमेंट है दैट उसको हम लोग क्यू के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर तुम उसका नाम जानते हो तो बता सकते हो। किसी को पता है? यूनियन क्वांटियम, अनन क्वांटियम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी अब धीरे धीरे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। कार्बन, सिलिकॉन, टीन, लेड और ये जो जर्मेनियम, टीन, लेड, इसका नाम है फ्लेरोवियम। क्या नाम है? फ्लेरोवियम, Fv, फ्लेरोवियम, जिसको हम लोग अन क्वांटियम के नाम से जानते थे। 114 इसका एटॉमिक नंबर है। तो हम लोगों को बस इतना याद रखना है, जैसे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 13 में सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या सब आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही चार जो हम लोगों ने ग्रुप नंबर 13 में भी पढ़ा है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल ट्रेंड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है मैं सिर्फ उतना ही बताने वाला हूँ कि आखिर जितने भी कार्बन, तुम जानते हो ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, इस दो एलिमेंट पर एक केमिस्ट्री है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे पी ब्लॉक में जितना इस एलिमेंट का कंपाउंड है उतना किसी का भी नहीं है। पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो कार्बन एक अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल एलिमेंट है, राइट?
Carbon, it is the 17th most abundant element by mass in the earth crust. It is widely distributed in nature in a free as well as in the combined state. Its elemental state is available as a coal, graphite and diamond. However, combined state it is in the present as a metal. Carbonates, hydrogen and carbon dioxide gas, which is 0.03% in air. One can emphatically say that carbon is the most versatile element in the world. Its combination with other elements such as dihydrogen, dioxygen, chlorine and sulfur provides an astonishing array of material ranging from living tissues to drugs and plastic. Organic chemistry is devoted to the carbon containing compounds. It is the essential constituent of all the living organisms. Naturally, it is occurring in the two isotopes C12 and C13, and in addition the third isotope, which is C14, it is also present. It is the radioactive isotope with the half-life 5770 year and used for radiocarbon dating. Silicon is the second most element, which is 27.7% by mass, most abundant element on the earth crust, and it is present in the nature in the form of silica and silicates. Silicon is a very important component of ceramics, glass and cement. Even germanium exists only in the traces. Tin occurs mainly as a cassiterite, SnO2, and lead as a galena, lead sulfide, and the flerovium is synthetically prepared in a radioactive element. तो ये सारे एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताया कि भाई साहब पहले तो एग्जिस्टिंग इन नेचर आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने बताया आपको कार्बन, पूरे दुनिया में कार्बन के बिना आप कोई कंपाउंड नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं स्टार्ट करूंगा उस समय मैं बस यही बताऊंगा कि बेटा तुम्हारे आंख से तुम जितनी वस्तुओं को देख रहे हो सब, तुम्हारा मोबाइल जो है, मोबाइल का मदरबोर्ड जो है उसमें भी तुम्हारे कार्बन के ही कैप्सूल्स लगे होंगे। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, कपड़ा हो गया, सिंथेटिक हो गया, तो अब तो जितने भी कोल मिनरल्स है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, अब हर जगह तुम्हारा कार्बन कार्बन कार्बन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएंगे। सिलिकॉन भी जो है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, जो तुम जानते हो SiO2 के फॉर्म में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सब जो है अपने सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ ऑक्साइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो, और लास्ट वाला जो मैंने बोला फ्लोरेंशियम, वो जो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको रेडियो एक्टिव के तरीके से बनाया जाता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो चीज तुम्हें याद रखना चाहिए। देखो कुछ चीजें मैं इसलिए बता देता हूं कि जैसे ग्रुप नंबर 13 में पढ़ते हो उसी तरह से टेबल ग्रुप नंबर 14 का भी बनाना, उसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद जो इसके कंपाउंड्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 14, इसका एटॉमिक नंबर 32, इसका एटॉमिक नंबर 50, इसका एटॉमिक नंबर 82। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हीलियम 2s2 2p2, नियन 3s2 3p2, आर्गन 4s2 3d10 4p2, टीन, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p2, lead, xenon 6s2 4f14 5d10 and 6p2। और उसके बाद अगर तुम फ्लोरेंशियम का भी निकालना चाहो 114 जो अनन क्वांटम जिसको कहते थे, तो ये हो जाएगा रेडन 7s2 5f14 6d10 and 7p2। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम लोगों को लग रहा होगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, बाकी क्योंकि ns2 np2 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 14th ग्रुप वाले जो कंपाउंड है जिसको कार्बन फैमिली कहा जाता है, ठीक है, फ्लेरोवियम का Fl होता है सिंबल, सॉरी Fv नहीं, फ्लेरोवियम का। हाँ, तो जितने भी ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं उन सब का नाम याद रखना है, उन सब का एटॉमिक नंबर याद रखना है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है और जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है उसको याद रखना है। जो हमारा लास्ट वाला जो एलिमेंट है जिसको फ्लेरोवियम कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 114, अनन क्वांटियम पहला नाम था उसका मास 289 ग्राम पर मोल है। अगर सबके तुम मास भी लिखना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू जितना अभी है उतना ही हम लोग लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। 114 वाले का मास जैसे मैंने बताया 289, याद रख लेना बच्चों। अब अगर कार्बन से स्टार्ट करो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है सबको पता है, 12 होता है। कितना? सिलिकॉन का 28 और जर्मेनियम का 73, 119 और 289, याद रख लेना बच्चों। ये एटॉमिक मास भी मैंने वहां पर एलिमेंट्स के साथ ही लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि बाय एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा और फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये 3 चीज बताऊंगा। तुम बोलोगे कि सर कार्बन का तो डेफिनेटली है, कार्बन जब भी बनाएगा क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयर करके दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड मीथेन, जो तुम देख सकते हो। तो देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, thereafter from silicon to lead it's small increase in radius it absorb, this is due to the presence of completely filled d and f orbitals in their heavier numbers। तो ये कोवेलेंट रेडियस थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन भी बनाता है और मेन कार्बन। अब आ जाओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो जानते ही हो तुम लोग, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप नंबर 14 का अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 से ज्यादा होगा। अब बोलोगे कि सर 13 में तो पी का पहला इलेक्ट्रॉन था, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई ये हाफ फील्ड के नजदीक में है ना। द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन विजिबल आर हियर। इन जनरल द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन टुवर्ड्स द ग्रुप एंड स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम silicon to germanium to tin and slight increase from tin to lead. This is because of the poor shielding effect of intervening d and f orbital and increase in the size of the atom। प्यारे बच्चों वैसे तो जनरली हकीकत में ये डिक्रीज ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द 4f दैट इज इनर ट्रांजिशन, दैट इज उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट है और इंटरवीनिंग है डी और एफ ऑर्बिटल के, जिस कारण से इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लास्ट में बढ़ता है, बाकी ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है। और लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स, द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज फॉर सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट सेम। मतलब सिलिकॉन से लेकर के लेड तक सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग में बराबर है, एक इसका छोड़ के। तो ये सारी चारों चीजें थी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेन थे। क्या सब बताइए। सबसे पहले कौन कौन से नेम हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या है, उनके आइसोटोप्स क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बाद उनके एटॉमिक रेडियस क्या है, कौन कौन सा किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड, उसके बाद उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कैसे हैं और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 13 को कंपेयर करके कैसे हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो चीज हम लोग ग्रुप नंबर 13 में पढ़े हैं वही 14 में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जिस तरह से 13 का मैंने बनाया था वैसे ही तुम लोग भी एक टेबल बना लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उस चीज को लर्न करने की कोशिश करना, दिमाग में समझने की कोशिश करना कि एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कहां पे जाकर के डिक्रीज हो रहा है, कहां पे जाकर के इंक्रीज हो रहा है, उसके रीजन क्या है, इंटरवीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जो है पुअर क्यों है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, और अगर समझ में आए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ग्रुप नंबर 14 की
फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला जो टेबल है उसके बारे में, और फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद उसके कंपाउंड्स के बारे में। यही दो एलिमेंट्स का जो फुल फैमिली है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें क्लास लेवल में पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।